नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्रैक नीट एंड एम्स में। तो आज हम बात करेंगे क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। तो हम एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन कवर अप करने की कोशिश करेंगे। अगर आप क्लास 11th या नीट के एस्पिरेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो सबसे पहले बात आती है कि सबसे पहले पेज पे ही जो साइंटिस्ट हैं उनके बारे में हम बात करते हैं, जिनका नाम है अर्नेस्ट मेयर के बारे में। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम एक एनसीईआरटी की लाइन को डिकोड करने की कोशिश करें और देखें कि कहाँ से क्वेश्चन इस बार आ सकता है। तो हम एक एक लाइन को डिकोड करने की कोशिश करेंगे और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि इन साइंटिस्ट के बारे में, क्योंकि अभी जो न्यू 2020 हुआ था उसमें भी इन साइंटिस्ट के बारे में क्वेश्चन आया था। तो इसलिए हमें लगता है कि आगे हम सारे साइंटिस्ट को अच्छे से कवर अप करते हुए चलेंगे, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो वो हमसे रह ना जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, बात करते हैं अर्नेस्ट मेयर के बारे में। तो अर्नेस्ट मेयर 1904 से लेकर 204 तक थे ये। फिर उसके बाद बात करते हैं, जो इनका जन्म था 5 जुलाई 1904 में हुआ था कैम्पटन के जर्मनी में। अगर देखें तो इससे जो क्वेश्चन आ सकता है वो यहाँ से आ सकता है, द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी किसे बोलते हैं? तो किसको बोलते हैं? अर्नेस्ट मेयर को। तो इसमें आपको ये टिक करके आना है। तो इनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोला जाता है, क्यों? क्योंकि ये इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की फैकल्टी थे ये, वहाँ पे ये इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं इनका क्वेश्चन किस पे आ सकता है। तो इन्होंने क्या दी है? बायोलॉजिकल स्पीसीज़ की इन्होंने डेफिनेशन दी। आप यहाँ पे देखिए, द डेफिनेशन ऑफ द बायोलॉजिकल स्पीसीज़ दी है इन्होंने, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे आ सकता है इनका। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो इन्हें ट्रिपल क्राउन बोला जाता है। यही क्वेश्चन आया था आपके बार नीट में कि ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी किसे बोला जाता है, तो उसमें ऑप्शन था अर्नेस्ट मेयर। तो चलिए फिर बात करते हैं, इन्हें ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि भाई इन्हें 3 अवार्ड मिले थे। द बेल्जियन, सबसे पहला था इनका द बेल्जियन प्राइज, सेकंड था इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, थर्ड था इनका क्रॉफोर्ड प्राइज। ठीक है, और ये 100 साल की एज में इनकी डेथ हुई थी। ये बात होगी अर्नेस्ट मेयर के बारे में कि जो डार्विन था 20th सेंचुरी का, किसे बोला जाता है? अर्नेस्ट मेयर को। इन्होंने किसकी डेफिनेशन दी थी? बायोलॉजिकल स्पीसीज़ की। और इन्हें ट्रिपल क्राउन बोला जाता है बायोलॉजी का। क्यों? इन्हें 3 अवार्ड मिले थे बायोलॉजी में। फर्स्ट था बेल्जियन प्राइज, सेकंड था इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी और थर्ड था इनका क्रॉफोर्ड प्राइज। ठीक है, और ये 100 साल की एज में मर गए थे। और इनका जन्म कहाँ पे होता है? कैम्पटन में। और ये इवोल्यूशनरी क्या थे? बायोलॉजिस्ट थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। तो ये 2-3 चीज़ें, सामान्य सी चीज़ें आप याद रख सकते हैं, सारी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, नेक्स्ट पेज के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, आप एनसीईआरटी का ये वाला पैरा देख सकते हैं, इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, कोई भी क्वेश्चन इसमें नहीं बनता है, क्योंकि इसमें हम बात करते हैं कि भाई लिविंग क्या है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायरेक्टली लिविंग क्या है। अब लिविंग के बारे में जानने से पहले हम देखते हैं कि भाई जो लिविंग है, लिविंग के बारे में हम कैसे बताएंगे? उसके करैक्टरिस्टिक देखेंगे। मान रहे हो नहीं मान रहे हो? तो काफ़ी सारे करैक्टरिस्टिक है जो लिविंग करते हैं, जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेंस एनवायरनमेंट को करना, रिस्पॉन्ड देना। ठीक है, तो सबसे पहले करैक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो करते हैं। ठीक है, ये काफ़ी अच्छी बात है कि हाँ भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो तो करते हैं। ये हमने इनके एक करैक्टरिस्टिक की बात की। तो बात करते हैं कि जो ग्रोथ के 2 करैक्टरिस्टिक बताए गए, ट्विन करैक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। कई बार काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं जो हमें याद ना रहे, जिसे हम सोचते हैं यार ये तो नहीं आने वाला, लेकिन वही कई बार एग्जाम में आ जाता है। तो फिर बात करते हैं ट्विन करैक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ के बारे में। तो इसमें क्या होता है? मास में इंक्रीज होना और नंबर में इंक्रीज होना। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्विन करैक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। ठीक है, मास में इंक्रीजमेंट होना या नंबर में इंक्रीजमेंट होने को हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, ये क्राइटेरिया हमने देख लिया कि भाई जब मास में इंक्रीजमेंट होगा या नंबर में इंक्रीजमेंट होगा तब हम बोलेंगे कि हाँ भाई ग्रोथ हुई है। अब बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है किससे? सेल डिवीजन से। भाई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होती है? सेल होती है, मतलब सेल डिवीजन होती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी जो ग्रोथ होती है वो सेल डिवीजन से ही होती है। लेकिन अब एक डिफरेंस जानते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्लांट का। जो प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो उसकी लाइफ स्पैन तक चलती रहती है, मतलब जब तक, मतलब अकॉर्डिंग टू लाइफ स्पैन तक चलती रहती है। ये नहीं कि भाई यहाँ पे रुक गई ग्रोथ फिर नहीं होगी। लेकिन अगर हम बात करें एनिमल्स में, ग्रोथ की बात कर रहे हैं अभी हम,
ठीक है। तो ग्रोथ है जो उसकी वो कर्टेन एज तक ही होती है, ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन जो सेल डिवीज़न है वो एनिमल में चलती रहेगी, क्योंकि कई बार क्या हुआ, हमें हाथ पे कट लग गया, उससे क्या हुआ कि भाई वहाँ पे सेल डिवीज़न हो रही है, प्लेटलेट बन रही है, आरबीसी बन रही है, तो सेल डिवीज़न तो हो रही है, सेल डिवीज़न हो रही है, लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही है वहाँ पे, ठीक है। तो ग्रोथ एक एज तक होगी, लेकिन सेल डिवीज़न चलती रहेगी, रिप्लेस सेल्स को लॉस्ट, मतलब जो लॉस्ट सेल है उनको रिप्लेस करने के लिए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। सेल डिवीज़न हम इजीली देख भी सकते हैं इनवर्टो कल्चर में, मतलब वर्टो का मतलब टेस्ट ट्यूब, टी आ रहा है इसमें, तो आपको याद रखना है टेस्ट ट्यूब में हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंडर में, ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइन दी गई है, इस लाइन का बहुत अच्छा मतलब निकलता है, इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यहाँ पे बोलने की बात की गई है कि अगर ग्रोथ होगी तो रिप्रोडक्शन भी होगा, ये ज़रूरी नहीं है हायर एनिमल्स और प्लांट में, ये दोनों अलग अलग चीज़ है, बिल्कुल अलग अलग है। लेकिन अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, हम अमीबा की बात करें, तो अमीबा में क्या होता है, अमीबा में क्या होता है कि भाई अगर सेल डिवीज़न होगी तो उसमें क्या हो रहा है, ग्रोथ भी हो रही है, और अगर उसमें ग्रोथ हो रही है तो उसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है। जैसे एक अमीबा है, एक इसकी सेल है, इससे क्या बनेंगे, दो अमीबा बन गए और इस सेल का ब्रेकडाउन हो गया, ये जो सेल थी ये टूट गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें सेल डिवीज़न हो रही है, सेल डिवीज़न के साथ साथ क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या टर्म दे सकते हैं, यहाँ पे हम इंक्लूसिव इवेंट बता सकते हैं कि जो हायर एनिमल्स में तो हमने बोला दोनों चीज़ें अलग अलग है, लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है, आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट है। तो इसको हमने डिकोड करने की कोशिश की है कि इंक्लूसिव इवेंट है, तो क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी अच्छा बन रहा है। आई आपकी बात समझ में? तो चलिए फिर आगे देखते हैं। अब देखिए, हमने बात कर ली भाई सेल डिवीज़न होती है, सेल डिवीज़न का मतलब क्या हो रहा है, सेल में इंक्रीजमेंट हो रहा है। हमने दो कैरेक्टरिस्टिक देखे थे, मास में इंक्रीज होना है, नंबर में इंक्रीज होना। नंबर में तो भाई सेल में इंक्रीज हो रहा है, तो ग्रोथ तो हम ऑब्वियसली बोलेंगे। यूनिसेलुलर में ये हो रहा है कि भाई वो यूनिसेलुलर है तो वो एक ही सेल रख सकते हैं, इसलिए वो क्या हो रहा है, उसमें रिप्रोडक्शन भी हो रहा है साथ में ग्रोथ के साथ साथ, ठीक है। लेकिन हायर एनिमल्स में क्या हो रही है, सेल डिवीज़न हो रही है, उससे ग्रोथ हो रही है क्योंकि सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है। एनिमल्स में बात यह है कि भाई उनकी जो ग्रोथ है वो एक एज तक ही बढ़ती है, जैसे हमारी जो हाइट है वो एक एज तक ही बढ़ती है, उसके बाद वो बढ़नी बंद हो जाती है, लेकिन सेल डिवीज़न फिर भी हो रही है, ठीक है। अब सेकंड क्राइटेरिया की बात करें, दो कैरेक्टरिस्टिक बताए थे, इंक्रीज इन मास। मास के बारे में बात करें, जो माउंटेन्स वगैरह है या कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स है उसके ऊपर कोई भी जैसे कि आके मिट्टी जम जाती है तो उसके मास में तो इंक्रीजमेंट हो रही है भाई, तो ग्रोथ कहाँ हो रही है उसके अंदर। क्राइटेरिया तो ग्रोथ का ही फॉलो हो रहा है, लेकिन उसमें हम ग्रोथ नहीं बोलेंगे क्योंकि हमें ये पता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें ग्रोथ कैसे होती है, इनसाइड होती है, लेकिन जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स है उसमें ग्रोथ कैसी हो रही है, आउटसाइड हो रही है। और दूसरी चीज़ क्या हो रही है, जो डेड ऑर्गेनिज्म है उसमें तो ग्रोथ हो ही नहीं रही है भाई, उसमें तो हो ही नहीं सकती। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का तो कैरेक्टरिस्टिक है, हम मान रहे हैं कि हाँ भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रही है, लेकिन हम इसको डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि कुछ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स है जिनमें मटेरियल क्या होता है, उनके ऊपर आके एक्यूमुलेट हो जाता है, जिससे ग्रोथ तो उनमें भी हो रही है। तो डिफाइनिंग किसे बोलते हैं, सबसे पहले हम डिफाइनिंग को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि डिफाइनिंग का मतलब क्या होता है। डिफाइनिंग का मतलब होता है कि वो चीज़ जो उसी में हो, लाइक सपोज लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने बात की है, तो जो कैरेक्टरिस्टिक लिविंग ऑर्गेनिज्म के वो सिर्फ लिविंग में ही रहे, नॉन लिविंग में ना हो और सभी लिविंग में हो, ये चीज़ हमने डिफाइनिंग के लिए बोली। अब देखिए, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो ग्रोथ हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ एक्यूमुलेशन होने से नॉन लिविंग में भी ग्रोथ ही हो रही है, क्योंकि इंक्रीज इन मास, ठीक है। तो ये चीज़ हम क्या करेंगे भाई, ग्रोथ हो रही है तो इसको हम डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं बोलेंगे कि ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये कैरेक्टरिस्टिक तो है ग्रोथ जो है लिविंग का, लेकिन इसको हम डिफाइनिंग नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन भी एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि क्या करता है, रिप्रोडक्शन से क्या होता है, प्रोजेनी का प्रोडक्शन होता है जो अपने ही पेरेंट्स जैसे सिमिलर या कम सिमिलर वो करते हैं। अब इसमें सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। जो बडिंग है वो किस में होती है, यीस्ट और हाइड्रा में होती है। यहाँ पे देखिए, प्लानेरिया फ्लैट वर्म में क्या होता है, रिजनरेशन होती है। फ्रेगमेंटेशन किस किस में होती है, एल्गी में होती है।
ठीक है, मोसिस प्रोटेनेमा मोसिस में होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, जो होती है फंजाई में होती है, क्या होती है, फ्रेगमेंटेशन होती है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब जो लॉस्ट पार्ट होता है बॉडी का वो नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ये ऑर्गेनिज्म में ये इसका चला गया, दोबारा से बन गया। जैसे छिपकली होती है, उसकी पूंछ जो होती है वो कट जाती है लेकिन फिर भी बन जाती है। ठीक है, ये फ्रेगमेंटेशन हो गई। अब देखिए उसके बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी सिनोनिम्स विद ग्रोथ। यूनिसेलुलर जो एल्गी है, अमीबा है, उसमें क्या होगा कि रिप्रोडक्शन क्या होगा, सिनोनिम होगा ग्रोथ का। मतलब जब ग्रोथ होगी तो रिप्रोडक्शन भी होगा, रिप्रोडक्शन हो रहा है तो भी ग्रोथ होगी। ठीक है, ये पर्याय होगा आपस में एक दूसरे का, क्योंकि इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। ठीक है, बात आई आपके समझ में, ये हमने पहले भी आपकी क्लियर करवा दी थी। लेकिन अगर हम बात करें भाई ये कैरेक्टरिस्टिक तो है, क्या हम इसको डिफाइनिंग बोलेंगे? क्या हम रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का? जानने की कोशिश करते कि भाई क्यों बोल सकते और क्यों नहीं बोल सकते। हमने डिफाइनिंग की डेफिनेशन क्या दी थी कि वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो, नॉन लिविंग में ना हो, लेकिन लिविंग में सभी में होना चाहिए भाई। अब देखिए रिप्रोडक्शन सब में थोड़ी ना होता है। रिप्रोडक्शन जैसे कि इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स है उनमें नहीं होता है। ठीक है, म्यूज है, स्टेराइल वर्कर बीज है, उनमें नहीं होता है। तो ये सब में तो नहीं हो रहा है, ये लोग तो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हम इसको डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, राइट। तो चलिए फिर हमारी समझ में आ गया। अब रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं? रेप्लिकेटिंग भी बोल सकते हैं, अपने आप को रेप्लिकेट करना। तो कई बार एग्जामिनर क्या होता है हमारा दिमाग घुमाने के लिए काफ़ी टर्म ऐसे यूज़ कर देता है घुमा फिरा के, लेकिन वो चीज़ें वहीं पे जाके लिंक कर जाती है। ठीक है, तो बात हो गई हमारी ख़त्म इसके बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में। मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करें तो भाई क्या होता है कि जो हमारा शरीर है वो केमिकल से मिलके बना होता है। सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो केमिकल से मिलके बने होते हैं, और वही केमिकल्स आगे जाके ब्रेक डाउन होकर क्या बना लेते हैं? बायोमोलिक्यूल्स में बन जाते हैं। ठीक है, उनके अंदर कुछ कुछ रिएक्शंस होती रहती है, तो वो बायोमोलिक्यूल्स में जाके चेंज हो जाते हैं, और इन्हीं रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिक रिएक्शन। अब ये क्या होती है? बॉडी के अंदर होती है भाई, ये लगातार होती रहती है, बॉडी के अंदर होती है ये, और ये लगातार सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती रहती है। ठीक है, तो इनके बारे में अगर हम बात करें तो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सभी में होती रहती है, केमिकल रिएक्शंस होती रहती है। लेकिन जो नॉन लिविंग जो है उनमें नहीं होती है, पर ये सभी लिविंग में होती है। तो ये डिफाइनिंग तो है, ये बात तो हमें पता चल गई। अब बात करते हैं कि भाई अगर इनको हम सेल फ्री सिस्टम में करके देखें कि ये सिस्टम है, ये सेल नहीं है लेकिन फिर भी सेल जैसा बना दिया गया है, इसके अंदर हम मेटाबॉलिक रिएक्शन देख रहे हैं, तो इसको हम ना तो लिविंग बोलेंगे ना ही नॉन लिविंग बोलेंगे। लेकिन जो ये रिएक्शन अंदर हो रही है ना, ये लिविंग है भाई, रिएक्शन को हम लिविंग बोलेंगे। जो ये सिस्टम है ना ये लिविंग है ना नॉन लिविंग है। आ गई बात समझ में? दैट्स क्लियर। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब सेल से बना हुआ। सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अब बात करते हैं हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो आपको पता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए होते हैं। कितना ही छोटा यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, ठीक है भाई, सेल सबके अंदर होती है। तो हमारा कहने का मतलब यही था कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी एक डिफाइनिंग फीचर है लाइफ फॉर्म का। और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है तभी तो मेटाबॉलिज्म हो रही है, सेल के अंदर ही तो वो सारी क्रियाएं हो रही है। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या था? मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लेकिन कई बार एग्जामिनर क्या करता है भाई, उसका दिमाग घूम जाता है, वो हमें क्वेश्चन घुमाने के लिए क्या करता है? सेल नहीं देता, प्रोटोप्लाज्म दे देता है। वो पूछता है कि बताओ भाई डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक बताओ, और एग्जाम्पल दे देगा ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और प्रोटोप्लाज्म। हम कंफ्यूज हो जाते हैं भाई ये क्या दे दिया। लेकिन प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? सेल के अंदर ही होता है। जो सेल का लिविंग मटेरियल होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रोटोप्लाज्म को टिक करके आगे निकल लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा तो टॉपिक्स हो गए। अब बात कर लेते हैं भाई जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी एबिलिटी होती है वो सराउंडिंग को सेंस कर सकते हैं, इन्वायरमेंट को सेंस करते हैं, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। जैसे कि हमारा हाथ किसी भी गर्म चीज़ पे लगा, हमने तभी हटा दिया। हम बाहर गए, हमें सर्दी लगी, हमने क्या किया? विंटर के क्लॉथ्स पहन लिए। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है? रिस्पॉन्ड करता है। कोई भी लीच है दीवार पर, हमने उसको हाथ लगा, वो चल पड़ी, डेट इज कॉल्ड रिस्पॉन्ड करना। तो वो भी रिस्पॉन्ड कर रही है, वो कॉन्शियस है अपने आप को लेके। ठीक है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मारने की कोशिश करते हैं, मक्खी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो उड़ जाती है, डेट इज कॉल्ड कॉन्शियस, कि वो कॉन्शियस है। ठीक है, तो ऐसे ही हम बात करते हैं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करते हैं इन्वायरमेंट को, और वो कॉन्शियस भी होते हैं।
तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, क्योंकि कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म कॉन्शियस नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो वो सेल्फ कॉन्शियस होता है भाई, उसे ये पता होता है कि मुझे क्या चीज़ खानी है क्या नहीं खानी है। ठीक है, वो ये नहीं कि भूखा मरता है वो सब कुछ खा लेगा, उसे ये पता होता है कि उसे क्या चीज़ खानी है क्या नहीं खानी, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। तो वो अपने आप को लेके भी सेल्फ कॉन्शियस होता है कि भाई मैं कैसा दिख रहा हूँ कैसा नहीं। ये चीज़ें एनिमल्स पे नहीं होती। आप किसी डॉगी को देखोगे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसे कोई भी कलर का जो है उसे पट्टा डाल रखा होगा या कुछ भी है, उसे कुछ पहन रखा है नहीं पहन रखा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कोई भी उसके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। कॉन्शियसनेस तो है, अगर आप उसको मारने की कोशिश करोगे भाग जाएगा, आपको काट लेगा, इस चीज़ को हम बोलेंगे कॉन्शियसनेस। लेकिन उसके अंदर जो है वो सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। यहाँ पे हमारे कहने का तात्पर्य यही है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं भाई। इसमें एक बहुत वैसी लाइन दी गई भाई कि कोई भी इंसान कोमा में है तो क्या आप उसको कॉन्शियस बोलोगे। ठीक है, लेकिन कोई भी उसका ब्रेन ही तो डेड है, लेकिन जो उसके ऑर्गन्स है वो कॉन्शियस तो है। देखो वो जो कोमा में है, ठीक है, कॉन्शियस तो है, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं उसकी किडनी वर्क कर जाए, वो आंखें भी झपकता है कई बार, ठीक है, उसकी आंखों से टीयर्स भी निकलते, कॉन्शियस तो है वो बंदा, लेकिन सेल्फ कॉन्शियस नहीं है, ये बात भी है। अब बात कर लेते हैं हम इसमें, नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें कुछ भी बात करने की चीज़ नहीं है, इस पर हमें बायोलॉजी की डेफिनेशन देते हैं। अब देखिए इसमें एक लाइन भी पढ़ सकते हैं हम कि जो टिश्यू की प्रॉपर्टी है वो सेल्स में नहीं है, लेकिन वो सेल के इंट्रक्शन के कारण होते हैं। हमने पढ़ा है कि सेल से मिलके ही टिश्यू बनते हैं, ये हमने पढ़ दिया था अभी। ठीक है, तो सेल से मिलके ही टिश्यू बनते हैं। तो सेल्स का जो आपस में इंटरेक्शन होगा वो क्या होगी, टिश्यू की प्रॉपर्टी होगी। यहाँ पे ये कहने का मतलब है, समझ आए। ठीक है, वरना आगे जाके तो पढ़ने वाले ही है सेल वाले चैप्टर में ये सारी चीज़ें बातें। फिर हम बात करते हैं बायोलॉजी। भाई बायोलॉजी में पढ़ते आ रहे हैं, दो शब्दों से मिला है, बायो प्लस लोगोस। ठीक है, बायो का मतलब लिविंग, लोगोस का मतलब स्टडी। तो लिविंग की स्टडी करना ही क्या होता है, बायोलॉजी। अब लिविंग की स्टडी करेंगे तो सारी चीज़ों की स्टडी करेंगे, लाइफ फॉर्म कैसे है, एवोल्यूशन कैसे हुआ, तो लाइफ के बारे में पढ़ना होता है, बस मेन सी बात यही है, सिंपल सी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब एनसीईआरटी लाइन टू लाइन लेने के बाद भाई हम एक्स्ट्रा स्टॉक लेक्चर भी लेंगे, जिसमें हम कुछ एनसीईआरटी के लाइन्स भी लेंगे जिसमें से क्वेश्चन आ सकता है, और उसके साथ साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन कवर अप करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि टैक्सोनॉमी टर्म किसने दी थी, एपीटी कैंडोली ने, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, पर ये एनसीईआरटी में नहीं है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम बाहर से भी स्टॉक करने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या पढ़ सकते क्या नहीं पढ़ सकते, तो वो आएगा हमारा एक्स्ट्रा स्टॉक लेक्चर में। अभी बात कर रहे हैं बेसिक की, ताकि आपको पता हो कि हम एक्स्ट्रा स्टॉक लेक्चर में पढ़ क्या रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारी लाइन्स हम एनसीईआरटी की छोड़ देते हैं जो अनइम्पॉर्टेंट होती हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो हम एक्स्ट्रा स्टॉक लेक्चर में भी उठा लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, विभिन्नता। लिविंग ऑर्गेनिज्म में कितनी विभिन्नता पाई जाती है, भाई आपने देखा होगा पक्षी भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जानवर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, आदमी भी अलग अलग प्रकार के दिखते हैं। ठीक है, तो कितनी सारी डाइवर्सिटी है हमारी धरती पे अगर देखा जाए तो। अभी तक हम कितनी स्पीसीज को जानते हैं, 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन। अगर बात करें इनकी लाख में तो 17 से लेकर 18 लाख तक हम इसमें बात करते हैं। ठीक है भाई, और इसी को हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, कितने नंबर में और कितने प्रकार के ऑर्गेनिज्म हमारी धरती पर प्रेजेंट है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कितने सारे, बायो का मतलब लिविंग, डाइवर्सिटी का मतलब विभिन्नता, तो जीवों में विभिन्नता, हिंदी में कहने का मतलब ये है। और बात करें इसकी डेफिनेशन देने की, तो कितने नंबर मतलब कितने सारे और कितने प्रकार के ऑर्गेनिज्म हमारी धरती पर प्रेजेंट है, यहाँ पे हम ये कहने की कोशिश करते हैं। ठीक है भाई, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब देखिए, अब कोई भी ऑर्गेनिज्म है हम उसको पहचानेंगे कैसे भाई, उसको एक नाम देने की ज़रूरत है। किसी भी ऑर्गेनिज्म उसको एक स्टैंडर्डाइज कर दो उसके नाम को। कहने का मतलब क्या है कि उसी नाम से उसको ऑल ओवर वर्ल्ड जाना जाए। अब जैसे कि हम बात करें प्याज के बारे में, तो हम यहाँ पे प्याज बोलते हैं, मुंबई में उसको कांदा बोलते हैं। तो ऐसे तो इंसान कंफ्यूज हो जाएगा ना, वो जाके बोलेगा भाई मुझे आम चाहिए, वहाँ पे उसको कुछ और बोलते होंगे, तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि स्टैंडर्डाइज कर दिया कि भाई सारे, कहीं भी इंसान चला जाए जाके मांग लेगा उस चीज़ को। अब जैसे हमें मैंगो चाहिए तो हम जाके बोल देंगे भाई हमें मैग्नीफेरा इंडिका दे दो। ठीक है तो हम ऐसी चीज़ें की कोशिश करेंगे कि उसको स्टैंडर्डाइज कर दे, कि उसको ऑल ओवर वर्ल्ड जाना जाए, क्योंकि ऐसे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। उस चीज़ को वहाँ पे ये बोलते हैं, उस चीज़ को वहाँ पे ये बोलते हैं, तो हम ऐसे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, हमें क्या पता है ये स्पीसीज है कौन सी। तो उसको हमने क्या किया, साइंटिफिक नेम दे दिया। भाई जितनी भी स्पीसीज हमने देखी, हाँ भाई ये लिविंग है, पकड़ो इसको, और क्या किया, उसको नाम दे दो। अब जैसे कि मैंगो के बारे में बात करते हैं। ठीक है,
तो ऐसे हो गई हमारी बात। फिर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए हमने कुछ प्रिंसिपल बनाए। सबसे पहले हमने क्या किया, नाम हम तभी तो दे पाएंगे जब हम उसको पहचानेंगे, हाँ भाई ये ऑर्गेनिज्म है कौन सा, इसको नाम क्या दे, ये है क्या, प्लांट है, एनिमल है, क्या है ये। ठीक है, सबसे पहले हमने ये देख लिया। फिर उसको हमने क्या किया, आइडेंटिफाई करके उसका नाम दे दिया। फिर हमने उसको कैटेगरी में डाल दिया, क्लासीफाई कर दिया कि हाँ भाई जैसे कि 4 साबुन आए, हमने उसको क्या किया, सबसे पहले देखा, आइडेंटिफाई किया भाई ये कपड़े धोने वाला है, या बर्तन साफ करने वाला है, ये नहाने वाला है। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया भाई, उसको नाम दे दिया कि हाँ भाई ये कपड़े धोने वाला है, लेट्स सपोज सर्फ एक्सेल। ठीक है, फिर हमने क्या किया, उसको डाल दिया, एक कैटेगरी में डाल दिया, क्लासीफाई कर दिया उसको। तो ऐसे ही साइंटिस्ट ने क्या किया भाई, नाम देने के लिए साइंटिस्ट ने काफ़ी सारे जो है प्रोसीजर बताए, कुछ प्रिंसिपल्स बनाए और क्राइटेरिया भी बनाए। साइंटिस्ट ने सोचा कुछ प्रिंसिपल्स और क्राइटेरिया बना देते हैं ताकि आगे आसानी हो। तो बॉटनी के लिए क्या बनाए, ICBN, और एनिमल्स के लिए क्या बनाए, ICZN। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये लर्न कर लेना, ICBN और ICZN। तो बात करें ICBN के बारे में, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, और ICZN के बारे में, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, ये बात होगी। इसमें कुछ प्रिंसिपल और क्राइटेरिया बनाए, ये रूल्स बना दिए कि हाँ भाई बॉटनी का नाम रखना है, मतलब प्लांट्स का नाम रखना है तो इसके अकॉर्डिंग रखना है, और जो एनिमल्स का नाम रखना है वो इसके अकॉर्डिंग रखना है। ठीक है, अब जैसे कि देखिए, अब बॉटनिकल नाम हमने रख दिया, उसका क्यों रखा, ताकि वो ऑल ओवर वर्ल्ड जाना जाए। सबसे पहला क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, उसका पहले से किसी ने नाम नहीं रखा होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया क्या होना चाहिए भाई, उसका एक ही नाम होना चाहिए। तीसरी चीज़ क्या हुई, फिर कैरोलस लीनियस आगे थे हमारे, उन्होंने क्या दिया, बायनोमियल नोमेनक्लेचर दे दिया। बायनोमियल नोमेनक्लेचर मतलब जो नाम होगा वो 2 वर्ड से मिलके बना होगा, उन्होंने बताया। जिसमें पहला वर्ड क्या होगा, जेनेरिक एपिथेट होगा, और सेकंड वर्ड क्या होगा, स्पेसिफिक एपिथेट होगा। ठीक है, जेनेरिक एपिथेट और स्पेसिफिक एपिथेट। बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसे दिया था, कैरोलस लीनियस से दिया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब स्पेसिफिक जो एपिथेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीसीज भी बोल देते हैं, उसको हम स्पीसीज भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे कि देखिए जो मैंगो का साइंटिफिक नेम है वो है मैग्नीफेरा इंडिका, ये 2 नाम से बना है, तो ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर है। फर्स्ट बात ये। सेकंड बात ये कि जो इसका फर्स्ट जो ये वर्ड है फर्स्ट, उसका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होना चाहिए वो कैपिटल होना चाहिए, बाकी सारे क्या होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए। सेकंड का भी मतलब स्मॉल होना चाहिए, सिर्फ फर्स्ट का ही कैपिटल होना चाहिए, ये चीज़ होगी। और ये जो होना चाहिए वो लैटिन में होना चाहिए, मतलब ये जो बायोलॉजिकल नेम होने चाहिए वो किस में होने चाहिए, लैटिन में, क्योंकि लैटिन को हम क्या बोलते हैं, डेड लैंग्वेज बोलते हैं, क्योंकि एक बार जो वो यूज़ हो गई उसके बाद नहीं यूज़ होती। जैसे कि हमने किसी का नाम रख दिया वो दोबारा यूज़ नहीं होगा किसी दूसरे उसके लिए, तो ये लैटिन में होना चाहिए। और किस में लिखा हुआ होना चाहिए, इटैलिक्स में। मतलब देखिए ये इटैलिक्स में लिखा हुआ है, डेटा लिखा हुआ है, ऐसे करके यूँ करके। ठीक है, अब ये 2 चीज़ों से बना होना चाहिए। फर्स्ट वर्ड क्या होना चाहिए, रिप्रेजेंट करता है किसको, जीनस को। सेकंड वर्ड क्या करता है, स्पेसिफिक एपिथेट, मतलब स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। ये चीज़ें होगी। अगर इसको हमने हाथ से लिखा है तो इसको दोनों को अलग अलग अंडरलाइन कर देंगे, इसको भी कर देंगे वही इसको भी कर देंगे, जेनेरिक स्पेसिफिक को भी कर देंगे। फिर उसके बाद ये कैपिटल होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, हमने बता दें। अब जैसे कि देखिए मैग्नीफेरा इंडिका जो नाम दिया था वो किससे दिया था, लीनियस से नहीं दिया था मैंगो का। तो अगर साइंटिस्ट का नाम लिखना है तो वो रोमन में लिखेंगे, ये देखिए लास्ट में, और एब्रीवेटिव फॉर्म में लिखेंगे, लीनियस बस। ठीक है फिर उसके बाद हम बात करते हैं, हाँ देखिए, तो उसके बाद हमने बात की कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर हमें स्टडी करनी है तो हमें उसको क्लासीफाई करना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं स्टडी होगी। अब जैसे कि हमने क्या किया, साइंस है, साइंस में अलग अलग कैटेगरीज आती है। अब जैसे कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स को हमने अलग अलग क्लासीफाई कर दिया, तो हमारी आसानी होगी कि हाँ भाई हमें पढ़ना क्या है। तो स्टडी करने के लिए सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, किसी भी चीज़ को एक ग्रुप में डाल देना। अब जैसे क्लास में होता है ना, ए बैच, बी बैच, सी बैच, डी बैच, तो कई बार क्या होता है जो बच्चे अच्छी ग्रेड लाते हैं उनको ए बैच में डाल देते हैं, बी में, ये सिस्टम भी होता था। ठीक है, तो ऐसे हमने कैटेगरीज बना दी, उनको ग्रुप कर दिया। ठीक है, इसमें हमारे कहने का मतलब ये है।
अब कोई भी चीज़ है भाई, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक साइंटिफिक टर्म है टैक्सा यूज़ करते हैं सभी के लिए, मतलब ये सिर्फ आगे यूज़ नहीं आएगी लेकिन समझ ही लेते हैं। जैसे कोई भी डॉग है उसको हम टैक्सा बोलेंगे। अब डॉग किसके अंदर आता है, मैमल्स के अंदर आता है, उसको भी मैमल्स को भी हम टैक्सा बोलते हैं, सभी एनिमल्स को हम टैक्सा बोलते हैं। तो एक टैक्सा टर्म है जो सभी के लिए यूज़ कर दी, कुछ भी मिले उसको बोल दो टैक्सा, ठीक है। यहाँ पे कहने का मतलब ये था। अब बात करते हैं टैक्सोनॉमी के बारे में, बात करते हैं टैक्सोनॉमी जो है बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं हम अलग अलग टैक्सा में, मतलब लॉ में अरेंजमेंट करना, टैक्स प्लस नॉमी, ठीक है। टैक्स इसका मतलब अरेंजमेंट और नॉमोस का मतलब लॉ में अरेंजमेंट करने को हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी। हमारे कहने का मतलब यहाँ पे ये था कि भाई चीज़ों को अरेंज करना, क्लासिफिकेशन करना किसके अकॉर्डिंग, टैक्सोनॉमी, इसको हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी, ठीक है। अब इसमें हम क्या क्या देखते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं क्या देखते करते हैं सिस्टमेटिक्स के बारे में। तो सिस्टमेटिक के लिए जो कैरोलस लीनियस है वो साइंटिस्ट है जिन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिया था। उसमें उन्होंने बताया कि भाई सिस्टम नेचुरल, उन्होंने नाम की एक बुक दी जिसमें उन्होंने बोला कि भाई हम सेल एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखेंगे, सेल का स्ट्रक्चर भी देखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देखेंगे, ठीक है। सिस्टमेटिक्स का मतलब सिस्टम में अरेंजमेंट करना, टैक्सोनॉमी का मतलब लॉ में अरेंजमेंट करना। ये चीज़ आप याद रख लेना, वो टाइम APD कैंडुले ने दी थी कि भाई इसके अकॉर्डिंग करो, लेकिन ये इन्होंने दी। टैक्सोनॉमी में हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले हम कैटेगरी में डिवाइड कर रहे थे, ये रहा, उसके बाद हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे थे, क्लासिफिकेशन कर रहे थे, फिर हम नाम दे रहे थे। इस प्रोसेस को हमने क्या बोला था, टैक्सोनॉमी। लेकिन इसमें हम क्या देख रहे थे, इसमें हम सिर्फ उसके एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे थे, सेल का स्ट्रक्चर देख रहे थे। लेकिन जब हमने सिस्टमेटिक अरेंजमेंट की, मतलब उसमें हमने इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देखा, ठीक है, जिसमें हमने क्या क्या किया, सबसे पहले आइडेंटिफाई किया, फिर नाम दिया, फिर क्लासिफिकेशन की। तो ये चीज़ें सिस्टमेटिक के अंदर हमने इसको काउंट किया, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम बात करेंगे टैक्सोनॉमी कैरेक्टरिस्टिक्स के कैटेगरी